सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोल वीकेंड स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं ज़ुहैब मंशा। इस वक्त अमेरिका ईरान जंग से पूरी दुनिया तकरीबन मुतासर हो रही है। खलीजी ममालिक सबसे ज़्यादा और एज ए नेबर कंट्री पाकिस्तान पर इसके ज़्यादा असरात मुरतब हो सकते हैं। पाकिस्तान ज़्यादा मुतासर हो सकता है। इससे पहले हमने हाल ही में देखा कि एक बड़ा असर फ्यूल प्राइस में गैर मामूली इजाफे के तौर पर देखा, जो कि 55 रुपये पर लीटर इजाफा हुआ था। उसके बाद अब ये सवाल सबसे अहम है कि अगर ये जंग अमेरिका और ईरान की बढ़ती है, कम नहीं होती, रुकती नहीं है, तो सिर्फ ये पेट्रोल तक महदूद नहीं रहेगा। जो बहरान है, मुआशी बहरान मजीद पैदा हो सकते हैं। यहाँ बिजली के, गैस के बहरान पैदा हो सकते हैं। खुराक का एक बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। अब इन बहरान को काबू पाने के लिए, ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट का दुरुस्त डायरेक्शंस में पॉलिसीज़ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने जो अभी तक इनिशियली स्टेप्स ले रही है, गवर्नमेंट जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो ये है कि एक कफ़ायत शारी की जो है वो बात की जा रही है। क्या ये कफ़ायत शारी काफ़ी है? क्या जो एक बड़े जो है वो हमारे ऊपर मुआशी बम की सूरत में जो असरात पड़ेंगे, क्या इस तरह कफ़ायत शारी से हम ओवरकम कर पाएंगे? सेकंड, स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है। स्मार्ट लॉकडाउन अगर लगाया जाता है तो इसका एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगता है तो हमारी मईशत जो पहले से ही कमज़ोर है, सुकड़ी हुई है, वो मज़ीद सुस्त रवि का शिकार हो सकती है, क्योंकि हमारा जो सर्कल है, जो मुआशी सर्कल है, वो महदूद हो जाएगा। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए और इस वक्त पाकिस्तान को इनिशियली क्या चैलेंजेस हैं, क्या हो सकते हैं बिल्कुल आने वाले कुछ दिनों में, और गवर्नमेंट क्या दुरुस्त सीमत में डायरेक्शन पे पॉलिसीज़ बना रही है। हमारे साथ पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन भी रह चुके हैं। पाकिस्तान के एक बड़ा बिजनेस ग्रुप आरिफ हबीब ग्रुप, इसके बारे में यकीनन आपने सुना होगा। पाकिस्तान में रियल एस्टेट, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, एनर्जी सेक्टर का जब भी नाम आता है तो ये पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के बिजनेस में इसका शुमार होता है। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। हबीब साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। इस वक्त पाकिस्तान बड़े मुश्किल वक्त में है। हमने देखा कि जब 55 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तो हर पाकिस्तानी इससे इफ़ेक्ट हुआ, जो भी पाकिस्तानी घर से बाइक पर निकलता है। अब आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि तमाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ बड़े मुतासर हो रहे हैं, तो ये जो पेट्रोल की प्राइस है, क्योंकि हमने देखा कि लेवी नहीं बढ़ रही, लेवी उसी जगह है, बल्कि उसको बढ़ाया गया, उसको कम नहीं किया गया। हाई ऑक्टेन तो 550 से भी ऊपर चला गया। तो क्या आप देख रहे हैं कि कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं? पेट्रोल की प्राइस क्या 400-300 प्लस जाते हुए देख रहे हैं आप? आपने सही कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त डिफ़िकल्टी में है। और उस डिफ़िकल्टी की सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चले गए, और उससे ज़ाहिर है हर कंट्री में जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन बढ़ने की जो है वो असरात आम आदमी पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हर जगह पे तमाम लोगों को दुनिया में इस मुश्किल का सामना है, और तमाम मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स इनको डील करने के लिए जो है वो एफ़र्ट्स कर रही हैं। पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम की प्राइसेस रिवाइज़ की गई, बढ़ाई गई, वो आई थिंक जितनी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी उतना नहीं बढ़ाया उन्होंने, और उसमें कुछ उन्होंने ऐसा रखा है कि उसको कुछ बोझ जो है वो हुकूमत ने जो अपना किफ़ायत शारी की वजह से सेविंग्स की है उस बजट से उसको पूरा करने की कोशिश की है, और कुछ जो है वो क्रॉस सब्सिडी के ज़रिए जो है उसको पूरा करने की कोशिश। कुछ उन्होंने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बजट में कट करना से जो है वो उसको पूरा करने की कोशिश की, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में है पाकिस्तान, तो उनको अपने जो भी बैलेंस शीट है और उनके जो रेवेन्यू के बैलेंसेस हैं उनको जो है वो फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। तो उसमें रहते हुए ये चीज़ जो है की गई। अब जब 2 रिव्यू हो गए हैं और उन्होंने 55 रुपीज़ इंक्रीज़ पे जो है ही अपना पेट्रोल की प्राइस रखी है, मैं समझता हूँ कि अब जो है वो उसमें और मज़ीद जो है वो इजाफ़ा हो गया है। तो उस नुकसान में, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई कोई अबाउट 69 बिलियन रुपीज़ जो है गवर्नमेंट को जो है वो सब्सिडाइज़ करना पड़ा है, जो पूरी प्राइस उन्होंने पास ऑन नहीं की है जो इंटरनेशनल मार्केट में है।
तो अब वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है मेरी नज़र में। और गवर्नमेंट को जो है वो कुछ न कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे कि जिसकी वजह से ये इसका कुछ हिस्सा और जो है वो ट्रांसफ़र हो सके, वो पास ऑन हो सके। अब इसमें जो 2 जगहों पर हाई ऑक्टेन पे उन्होंने जो है वो ज़्यादा प्राइसेस बढ़ाकर वो कोशिश की है कि वो उसको क्रॉस सब्सिडी में इस्तेमाल करें। इसी तरह एविएशन फ्यूल जो है, एविएशन फ्यूल पे भी बहुत ज़्यादा उन्होंने प्राइस बढ़ा दी और उसमें मैं समझता हूँ कि उनकी गलतफहमी है। वो ये समझते हैं कि भाई ये कोई आम आदमी इसको इस्तेमाल नहीं करता। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने एविएशन फ्यूल को जो है वो बढ़ाने से ये फिर लोगों के लिए एयर ट्रैवलिंग अफोर्डेबल नहीं रहेगी। और चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे फिर ये एयरलाइंस जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी, क्योंकि वो इंटरनेशनली जो एयरलाइंस हैं उनके लिए फ्यूल इतना महंगा नहीं है जितना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत क्रिटिकल है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो और जल्द अज जल्द ख़त्म हो ताकि मार्केट्स जो है वो नॉर्मल आ जाए। अगर ये और ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो पाकिस्तान के लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ेंगी और आम लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। एविएशन का आपने बताया कि एविएशन का फ्यूल अगर बढ़ाया गया है तो तकरीबन कितना फेयर में फ़र्क आएगा? देखिए, ये कोई एविएशन का जो है वो 150% उन्होंने बढ़ा दिया। हालांकि इतनी जो है वो प्राइस बढ़ी नहीं है। तो 150% जो है वो बढ़ाने की वजह से जो फेयर जो है मुझे ये लग रहा है कि करीबन ये 60-70-80% के करीब जो है वो फेयर बढ़ जाएगी। पेट्रोल के फ्यूल के अलावा और कौन सा बहरान हो सकता है, जैसे बिजली, गैस और आपका चूँकि फर्टिलाइज़र से भी ताल्लुक़ है, तो क्या इस तरह के बहरान भी आगे हो सकते हैं आने वाले दिनों में? पाकिस्तान आई बिलीव कि बिजली में और गैस में कंपैरेटिवली वेल पोजीशन है। चूँकि हमारे पिछले पीरियड के अंदर जो है वो क्लीन एनर्जी में अच्छा खासा जो है सोलर और विंड पावर में अच्छा खासा जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई है और कैपेसिटीज़ जो है वो बढ़ी हैं। तो उसकी वजह से हमारी डिपेंडेंस जो है ऑफ पावर प्रोडक्शन ऑन पेट्रोलियम जो है वो काफ़ी कम हो गई है। तो वहाँ हम आई थिंक बेटर प्लेस्ड है और थोड़ी सी अगर हम सेविंग करें और थोड़ी सी लोड शेडिंग करें तो हम वहाँ उसको अच्छा तरीके से डील कर सकते हैं। इसी तरह गैस की अवेलेबिलिटी भी हम देख रहे थे कि ये जो RLNG जो था वो हमारे पास सरप्लस था, तो उसमें कुछ शॉर्टेजेस होंगी और अब चूंकि गर्मियों का मौसम होगा तो फिर ये है कि गैस की ज़रा खपत में भी जो है कंपैरेटिवली कम होती है। तो वहाँ भी इतना इशू, मेन इशू हमारा पेट्रोल का है। हमारा जो पेट्रोल है उसका इम्पोर्ट, उसके लिए ज़ाहिर हमें ये कल्चर पैदा करना होगा कि लोग जो है उसमें बचत की आदत डालें। उसमें जो भी सफ़र करते हैं एक ही वेसिनिटी से जाते हैं तो वो सब मिल के एक ही कार में चले जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो यूज़ करें। और जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा EVs हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें बनिस्बत। और फिर जो बड़ी गाड़ियां हैं उसको भी जो है वो अवॉइड करें। बहरहाल गवर्नमेंट ने उसकी हाई ऑक्टेन की प्राइस बढ़ा के वैसे ही उसको डिस्करेज जो है वो करने का इक़दाम किया है। गवर्नमेंट जो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से सोच रही है, प्लान कर रही है, तो आप समझते हैं स्मार्ट लॉकडाउन कोई सोल्यूशन है इस सूरत हाल में? आई थिंक उसमें जो है वो ऐसी एक्टिविटी कि जो अननेसेसरी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल जो है वो जितना हम कम से कम कर सकते हैं। जैसे बाज़ जगह पे ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है वो डालें ज़्यादातर, और जो लोग ज़्यादा डिस्टेंस से गाड़ी चला के ऑफिसेज वगैरह आते हैं उनको रेशनलाइज किया जाए, वो पूल किया जाए, पूल कार का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल हो। और ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का भी असल पर्पस तो यही है कि पेट्रोलियम की जो है वो खपत को जो है वो कम किया जा सके। आपका गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से कोई रब्ता हुआ हो, प्राइम मिनिस्टर साहब या फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो अभी ज़ाहिर है जो वो स्टेप्स ले रहे हैं, तो कुछ आपने सुजेशन दी हो या आपका रब्ता हुआ? ये इसमें हम डायरेक्ट रब्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर जो डिस्कशन होती हैं तो इसमें ज़ाहिर ये इशू जो अभी इंटरनेशनल डेवलपमेंट है उसका मेंशन होता है और उसका जो है वो
जिक्र होता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन यूँ आ गई है कि अभी नेक्स्ट बजट में जो है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारे यहाँ जो बहुत हाई टैक्सेशन रेट है उसमें कमी लाई जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सुपर टैक्स जो है था कि सुपर टैक्स बिल्कुल ख़त्म होगा, विड्रॉ हो जाएगा, सेल्स टैक्स रेट में कमी आएगी, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चूँकि पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तो नई इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही है कि यहाँ टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ एनर्जी प्राइस जो है वो ज़्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से लोग जो है इसको उतना कोई प्रॉपर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पाकिस्तान को नहीं समझते। तो हम ये है कि कुछ पीरियड जब अच्छा होता है तो हम इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, और हम इनडिसिप्लिन हो जाते हैं तो फिर उसमें डिक्लाइन आता है। तो वो जो आप इशारा कर रहे हैं जिसकी तरफ के बूम एंड बस साइकिल चलता है कि कुछ अर्सा जो है चीज़ें अच्छी होती है फिर वो डिक्लाइन कर जाती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इकोनॉमिक मैनेजमेंट में डिसिप्लिन हो। और इकोनॉमिक मैनेजमेंट डिसिप्लिन का मकसद ये है कि एक तो सब चीज़ों की लागत जो है वो कम से कम हो, और फिर उसका जो भी डेफिसिट है वो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा न लेना पड़े। वो डेफिसिट अगर गवर्नमेंट को लेना पड़ता है तो फिर उसके मसाइल जो है वो क्रिएट करता है और फिर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। तो उसमें आई थिंक गवर्नमेंट को उसका इदराक है, गवर्नमेंट को उसका भी इदराक है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, टैक्सेशन रेट हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई है, इनको वो चाहते हैं कि कम करें। और उसमें डेफिनेटली IMF क्योंकि प्रोग्राम में है तो वो IMF की उस पर सुपरविजन है, और वो IMF को भी जो है वो ऑन बोर्ड करना पड़ता है, और IMF इस चीज़ को ख्याल करता है कि इनकी जो गवर्नमेंट की जो है इकोनॉमिक मैनेजमेंट डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो फॉर पॉलिटिकल रीजन जो है वो अपने आप के लिए नुकसानात जो है का बाइस न बने, और वो ऐसे इकदाम लें कि रियल मानों में जो है वो कॉस्ट कम हो और गवर्नमेंट को अपने जेब से पैसे या उसको सब्सिडी ना देनी पड़े, और सब्सिडी अगर देनी पड़े तो उतनी दे कि जो बजट में रिकवरेबल हो। ये जो है उसको लोन बढ़ा के और कर्जे लेके और इन सब चीज़ों को करेंगे तो फिर जो है वो इकोनॉमी जो है वो सस्टेन नहीं कर सकेगी। मौजूदा मुआशी सूरत हाल के हवाले से हमारा स्पेशल प्रोग्राम आरिफ हबीब साहब के साथ जारी है। अभी हम एक कमर्शियल ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। अच्छा हबीब साहब, कराची में इस वक्त हम मौजूद हैं। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी अगर विज़िट करते हैं तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। और हमारे भी जब मुख्तलिफ बिजनेसमैनों से बात हुई तो यहाँ कराची में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इसको लेके आपने सिंध गवर्नमेंट से कोई कभी कहा हो, सजेशंस दी हों कि चूँकि कराची चलता है तो पाकिस्तान जो है वो चलता है, पूरे पाकिस्तान का कनेक्टिविटी है पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ सिंध गवर्नमेंट किसको आप ज़िम्मेदार समझते हैं? जी आई थिंक ये सिंध गवर्नमेंट ने पिछले दिनों काफ़ी मीटिंग्स भी की थी बिजनेसमैन से, और ये तमाम इश्यूज़ को जो है उस वक्त डिस्कस किया गया, और जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का चैलेंजेस हैं, जिसमें रोड्स हैं, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का इशू है। दो इलेक्ट्रिसिटी की पाकिस्तान में और कराची में भी वाफिर मिकदार में अवेलेबिलिटी है, लेकिन कहीं कुछ जगहों पे इश्यूज़ जो हैं वो हैं कि जहाँ बिजली की बिलों की पेमेंट नहीं होती तो वहाँ वो लोड शेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो है। और फिर हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा पूरे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के इशू हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो तो वो बाउज़र के ज़रिए, टैंकर के ज़रिए तो मिल जाता है, लेकिन पाइपलाइन में जो है वो पूरा ना होने की वजह से इंडस्ट्रीज़ को शिकायत हैं। तो उसके लिए ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी ने काफ़ी मीटिंग्स भी की हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर ने ये जो है वो डिज़ायर शो किया है कि उसको वो हल करना चाहते हैं, और उसमें जो है वो कुछ इक़दामात की बातें कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको पूरी तरीके से हल नहीं हो पाता।
तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मज़ीद इसके अंदर काम हो। और मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। इस पर अगर सिंसियरिटी के साथ अटेंशन दिया जाए तो ये सब चीज़ें जो है हल हो सकती है। क्या डॉलर की वैल्यू 300 प्लस जा सकती है? इस वक्त जो सिचुएशन है और इंटरनेशनल पर्टिकुलरली जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए और फिर ये जो मिडिल ईस्ट में अगर ये वॉर और एक्सटेंड होती है तो फिर रिमिटेंसेस पर भी जो है वो प्रेशर आएगा। एक्सपोर्ट भी जो है वो में कमी का डर है और इंपोर्ट जो है वो ऑयल की वैल्यूएशन बढ़ने की वजह से उसमें बढ़ने का ख़तरा है। तो वो प्रेशर जो है वो रहेगा। तो उससे ये रिस्क है कि हमारा अभी तक जो हमने रुपए को संभाला हुआ है तो ये क्वेश्चन मार्क होगा कि क्या हम बग़ैर अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को डिस्टर्ब किए इसको हम डिफेंड कर सकते हैं या नहीं। अच्छा आरिफ हबीब साहब, आपका फर्टिलाइज़र से भी ताल्लुक़ है, बल्कि फातिमा फर्टिलाइज़र तो बिगेस्ट में आती हैं, सेकंड नंबर पे आई थिंक। कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं दीगर ममालिक से तो हमारे यहाँ जो खाद है वो बहुत महंगी है, शायद उससे हमारी कहीं फसल भी मुतासर होती है, किसान भी मुतासर होते हैं। तो इसकी प्राइस कम करने के लिए कभी आपने इस कोशिश की हो या आप क्या समझते हैं कैसे कम हो सकती है? जी, खाद तो बहुत सस्ती है पाकिस्तान में। इस वक्त अगर इंटरनेशनल मार्केट से आप जो है वो खाद को इंपोर्ट करें तो वो 14,000 रुपये पर बैग पड़ेगा और इस वक्त पाकिस्तान में 4,400 रुपये में अवेलेबल है। तो 4,400 रुपये पाकिस्तान में है और बाहर जो है वो 14,000 रुपये बैग है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो ये सस्ती है। तो उसके लिए बस ज़रूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ इन तमाम कारखानों को जो है उनकी प्रोडक्शन कंटिन्यू करें, क्योंकि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी तलब होती है उतनी ही तकरीबन प्रोडक्शन है। तो अगर किसी वजह से उनकी प्रोडक्शन में कमी हुई यहाँ लोकल तो फिर हुकूमत को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा जो बैग जो है उनको 14,000 रुपये का पड़ेगा। तो उससे न सिर्फ ये है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो खर्च होगा और बल्कि गवर्नमेंट को ह्यूज सब्सिडी बेयर करनी पड़ेगी। तो जो है हमारा इस लिहाज से हम पाकिस्तान जो है वो खुराक के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम प्रॉपर तरीके से फार्मर्स को लुक आफ्टर करें, जैसे अभी बीट के अंदर जो वादे किए गए हैं हम वो उनको ऑनर करें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान न सिर्फ ये है कि अपने ज़रूरियात के लिए सेल्फ सफिशिएंट है बल्कि वो इस पोजीशन में है कि हमारे जो फ्रेंडली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी जो है उसमें हेल्प कर सकते हैं। चल प्रोग्राम आरिफ हबीब साहब के साथ हमारा जारी है। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम PIA के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA को ख़रीदा था और इस वक्त PIA की क्या पोजीशन है, कहाँ पर खड़ा है। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, PIA के मुतालिक बात करते हैं। जी वेलकम बैक। आरिफ हबीब साहब, PIA को आपके ग्रुप ने हाल ही में खरीदा, तो इस वक्त क्या करंट स्टेटस है PIA का, क्या तब्दीली लाई गई है इंतज़ामी ढांचे में? जो वर्कर्स थे, जो PIA के मुलाजमीन थे, उनके हवाले से क्या उन्हें कहीं और एडजस्ट किया जा रहा है या वहीं होल्ड किया गया है, और क्या इस वक्त PIA मुनाफा में है, क्या स्टेटस है? देखिए, PIA हमने ख़रीदा और इसको जो हमने देखा है तो ये फंडामेंटली PIA इज़ ए प्रोमिसिंग बिजनेस और साथ ही साथ उसमें चैलेंजेस हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि PIA जिस हालात में था वहाँ से जो है वो मैं समझता हूँ उसमें बेहतरी के ज़्यादा चांसेस हैं नॉर्मल हालात के अंदर। लेकिन इस वक्त जो है वो जो इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं और ये जो वॉर है उसकी वजह से तमाम एयरलाइंस को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। ख़ास तौर पर जो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं उनको बहुत ज़्यादा है। दुनिया में दूसरे एयरलाइंस को भी चैलेंजेस हैं क्योंकि वहाँ उनकी कॉस्ट ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ गई है। अब इतनी अफोर्डेबिलिटी जो ट्रैवलर्स हैं उनमें है कि वो जो एडिशनल कॉस्ट है वो उनको एब्जॉर्ब कर सकें और उनको पास ऑन हो सके, वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा चैलेंज है। PIA के लिए जो है वो भी चैलेंजेस इसकी वजह से जो है वो बढ़ रहे हैं क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई और गवर्नमेंट ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस यूँ बढ़ गए हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो हाई ऑक्टेन
को के ऊपर भी लीवी बढ़ाने में यही कॉन्सेप्ट लॉजिक होगा गवर्नमेंट का? तो हाई ऑक्टेन में तो चले बड़ी गाड़ियां हैं तो बड़ी गाड़ियां कुछ कम हो जाएंगी, और जिनके पास बड़ी गाड़ियां होती हैं तो वो छोटी गाड़ियां भी होती हैं, उनके पास इलेक्ट्रिक कार्स भी होती हैं, कुछ ना कुछ तो वो बड़ी गाड़ियों में तो डीजल गाड़ियां भी आती हैं और डीजल गाड़ियां भी आती हैं, तो उसमें मतलब बहुत सारे लोग ज़्यादातर हाई ऑक्टेन करते हैं, उसमें फिर लोग कुछ अरसे के लिए जो है वो सुपर पे भी इक्तफा कर लेते हैं, उधर वो सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन उसमें उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट जो बड़े लोग हैं वो कुछ ना कुछ उसका हल निकाल लेते हैं, लेकिन जो एयरलाइन है, एयरलाइन में तो सब मुसाफिरों को बेयर करना है। तो जैसे आप हबीब साहब कह रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो पीआईए जो है वो तो उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी, तो आपने बात नहीं की हकाम बाला से, प्राइम मिनिस्टर से? आज ही मैंने और इनिशियली क्या स्टेप फौरी आपने बताया होगा ये आप लें स्टेप वरना बंद है? आज ही मैंने एक लेटर जो है प्राइम मिनिस्टर के नाम बनाया, जो अभी थोड़ी देर में मैं आपके इस प्रोग्राम के बाद साइन करूंगा और उनको भेजूंगा। अच्छा, तो उसमें आपने क्या सुजेस्ट किया है कि ये स्टेप्स आप फौरी लें, ये वरना पीआईए बंद है? इसको रेशनलाइज करें। इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे तो वो तो जो डिफरेंस है पीआईए का, वो हम जो कैलकुलेट करते हैं वो तो 1 महीने का 8 अरब रुपए। ओके, तो 8 अरब रुपए तो गिर जाएगा, हम तो मतलब पता नहीं ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो फिर एट स्टेक आ जाएगा। तो फौजी फाउंडेशन भी इसमें है, तो रोल कोई डिफाइन है कि आपके ग्रुप का क्या रोल होगा, फौजी फाउंडेशन का क्या रोल? बोर्ड है हमारा, और बोर्ड है, हम एवरी वीक हमारा जो बोर्ड है कंसोर्शियम का वो मीट करता है, और जो भी पीआईए के जो इस वक्त मैटर्स और इश्यूज चल रहे हैं उन सबको, क्योंकि उसके बड़े जो है एग्रेसिव प्लान्स हैं हमारे, और हम जो है वो जहाज़ों को अभी इस वक्त 18 जहाज़ चल रहे हैं, हम इंशाल्लाह इसको ले जाएंगे 60 जहाज़ों तक। तो वो प्लान्स हैं सारे, और वो जहाज़ जो हैं जब भी हम ले सकेंगे, जब हम हमारे लिए ये बिज़नेस जो है नज़र आएगा कि वो अपने पाँव पे खड़ा है। तो पाँव पे नहीं खड़ा हो जाएगा तो वो तो सारे पैसे जितने भी हैं वो सब डालेंगे, ये तो सब के सब जो है हवा हो जाएंगे। तो हवा हो जाएंगे तो फिर जाहिर है। तो उस वक्त जब आपके ग्रुप ने कंसोर्शियम ने खरीदी थी तो उस वक्त भी तो चैलेंजेस थे, तो उस वक्त आपने क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझी थी या चैलेंज ये था? हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझी थी। उसमें हिसाब ये था कि हम चीज़ों को ठीक करेंगे, चीज़ों को ठीक इस तरह करेंगे कि हम अपने प्लेन्स की को क्लीन ज़्यादा अच्छा करेंगे, उनको अच्छा मेंटेन करेंगे, इंजन्स को अच्छे रखेंगे, हमारी जो जितना भी हमारी टीम मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको ज़्यादा अच्छा लुक आफ्टर करेंगे, उनमें से अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देंगे, और सबको मौका देंगे कि वो अपने आप को जो है अच्छा प्रूव करें, और बल्कि हम ये एक्सपेंशन करेंगे तो और लोगों को हमें हायर करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग काम नहीं करते उनके लिए फिक्र होगी, उनके लिए जो है वो इशू और प्रॉब्लम होगा जो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। लेकिन पीआईए का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हिस्ट्री बहुत अच्छी, अच्छे लोग इसमें हैं। एफबीआर की पॉलिसीज़ बड़ा मैटर करती हैं बिजनेस ग्रोथ में, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा एफबीआर की पॉलिसीज़ बिजनेस फ्रेंडली हैं? एंड प्लस इसमें कि एफबीआर का जो रोल है वो क्या टैक्स कलेक्शन के साथ साथ रेवेन्यू ग्रोथ भी होना चाहिए? आई बिलीव के जो हमारे टैक्सेस हैं पाकिस्तान में वो तो बहुत जालिमाना टैक्सेस हैं, बहुत हाई टैक्सेस हैं, और इस रेट्स पर जो है वो तो आई थिंक कोई बिजनेस करना कभी वायबल हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कोई नई इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हो रही। अब जिनके बिजनेसेस ऑलरेडी हैं, चल रहे हैं, वो ज़ाहिर गुजारा कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ अच्छे बिजनेसेस हैं जो इस हाई टैक्सेशन को भी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट का जो है वो केस नहीं बनता है, तो उसको रेशनलाइज होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स लें तो 29% कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, 10% जो है वो उसके ऊपर जो है सुपर टैक्स है, फिर आप अगर कंपनी जो है वो डिविडेंड देती है तो उसके ऊपर 15% जो है वो डिविडेंड टैक्स लगता है, फिर उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स लगता है, और फिर दूसरे और अला टैक्सेस जो है वो लग के वो तो मतलब जो ऊपर चला जाता है 66 और 70% तक जो है वो चला जाता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर होगा, चाहे लोकल हो और जो फॉरेन इन्वेस्टर, वो जब कंपेयर करेगा रीजनल कंट्रीज से तो हम बहुत ही ज़्यादा उसको अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होगा। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ रही। तो ये तो एक इशू है। फिर एक ये है कि एफबीआर की
जहाँ तक हैंडलिंग का ताल्लुक है, तो एफबीआर जो है उनको जो कलेक्शन वगैरह करनी होती है, तो वो कलेक्शन तो फौरन ही अकाउंट वगैरह सीज करके जो है वो ये कर लेते हैं, लेकिन जो उनको रिफंड्स देने होते हैं वो रिफंड साल साल जो है वो नहीं दे रहे, तो जाहिर है उससे तमाम बिजनेसेस की लिक्विडिटी एडवर्सली अफेक्ट होती है। अब ये बजट में गवर्नमेंट का टेस्ट है, गवर्नमेंट की सिंसियरिटी का टेस्ट है, और अगर वो जो भी मामला की, और स्पेस भी मौजूद है, एक होता है कि स्पेस मौजूद ना होना, एक स्पेस भी मौजूद है, और इनका अभी हमें तो बताते हैं कि हमारा इंटेंशन भी ये है, तो आई बिलीव कि ये हम बजट तक इनको जो है वो चांस देंगे। बजट के बाद अगर नहीं हुआ तो फिर हम समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस। अच्छा, एक हबीब साहब, जो आवाम की तरफ से गवर्नमेंट पर बड़ी तनकीद की जाती है वो ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि टैक्सेस की भरमार है, ज़ालमाना टैक्सेस हैं, साथ ये है कि जो हुकूमती अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हुकूमत कह तो रही है कि वो किफ़ायत शारी से अखराजात कम कर रही है, क्या आप समझते हैं कि ये तनकीद बनती है आवाम की तरफ से या नहीं बनती? हुकूमत अखराजात कम करे ना करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क पड़ता है, या वाकई ज़्यादा अखराजात ज़्यादा थे? लेकिन इस साल में टू बी फेयर विद द गवर्नमेंट 1 ट्रिलियन रुपीस का उन्होंने जो है वो खर्चे कम किए हैं। तो खर्चे तो जारी अखराजात हैं वो कम हुए हैं। मुझे ये मैं 1 ट्रिलियन या अमाउंट में ज़रा कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें, लेकिन एक अच्छा साइजेबल अमाउंट, एक अच्छा अमाउंट साइजेबल अमाउंट जो है वो कम किया है उन्होंने। ये भी कम किया है इस वक्त जो हमारा एक कहलाता है प्राइमरी सरप्लस। प्राइमरी सरप्लस ही होता है कि एफबीआर के रेवेन्यू और आपके जारी अखराजात, वो उसका जो डिफरेंस होता है वो प्राइमरी सरप्लस या प्राइमरी डेफिसिट गिना जाता है। तो पाकिस्तान में अगर आप 3 साल पहले जाएं तो पहले तो प्राइमरी डेफिसिट होता था, यानी मतलब हमारे जो एफबीआर के रेवेन्यू थे वो हमारे जारी अखराजात को भी पूरा नहीं कर रहे थे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी नहीं कर। फिर उसके अंदर ज़ाहिर है इंटरेस्ट की पेमेंट्स होती हैं, तो इंटरेस्ट की पेमेंट से पहले जो है वो हमारा नेगेटिव बैलेंस होता था। लेकिन अब जो इंटरेस्ट से पेमेंट्स से पहले जिसको प्राइमरी सरप्लस कहते, अब सरप्लस हो गया, वो पहले डेफिसिट होता था, अब सरप्लस, और अब सरप्लस भी बहुत अच्छा परसेंटेज हो गया। अब ये जो नंबर्स आए हैं 7 महीने के, उसमें 4.1% ऑफ जीडीपी, आपके जो IMF का टारगेट है 2.4% का, लेकिन इस वक्त 4.1% है, तो उनका रेवेन्यू, और ताकि उसमें रेवेन्यू भी बढ़ा है और खर्चे भी जो है वो कम हुए। लास्ट क्वेश्चन है हबीब साहब, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी पॉलिटिकल इकॉनमी है, तो सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा, क्या आप समझते हैं सोल्यूशन? क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर तो मुमकिन नहीं है। आई थिंक ज़ाहिर है अब पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, और उसकी वजह से हमको बहुत मसाइल आते रहे हैं। और वो जो आप ये कह रहे हैं ना कि कभी हम जो है चीज़ें ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, इसमें एक बड़ा फैक्टर इसका भी है कि हमारी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना। और हमारे यहाँ कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? पॉलिटिकल सिस्टम सभी लोग हैं, सब लोग हैं। आई थिंक उसमें पॉलिटिशियंस, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो पॉलिटिशियंस की है कि वो राइट टाइम पे देखें ना। अभी वो मजबूरन तो सब एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन वो वॉलंटरीली कभी हमने नहीं देखा द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो, जब तक उनको कोई डंडा शंडा आता है तो वो फिर सब जो है वो बिहेव करने लग जाते हैं। लेकिन बगैर डंडे के ऑन मेरिट नेशनल इंटरेस्ट में हमने कम देखा है कि वो कंप्रोमाइजेस करते हों। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि रियल जो आवाम का वोट है वो वर्क नहीं कर रहा। अब आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल लीडरान को या जो नुमाइंदे हैं उनको अभी पता चल गया कि भाई ये जो पब्लिक का वोट वो मैटर नहीं करता। हाँ, मैटर नहीं करता। तो वो जब तक के डेमोक्रेसी का एसेंस ये है कि उनको ये फीलिंग हो कि भाई आवाम का वोट जो है वो इनको जो है वो ऊपर ले जाएगा या नीचे ले जाएगा। तो वो जब होगा तब रियल डेमोक्रेसी के फवायद हासिल होंगे। अदरवाइज उनको जब ये फीलिंग
चली जाएगी तो फिर आई थिंक अवाम की फलाह जो है वो फिर पीछे रह जाएगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। आरिफ हबीब साहब के साथ आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम था। और इस वक्त ईरान अमेरिका जंग के जो असरात हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो असरात हैं वो जंग से पहले के भी यही असरात थे जो आरिफ साहब बता रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना ये भी इस बात की जो है वो निशानदही करता है कि हमारे मुख्तलिफ सियासी सरबराहान, मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान, जब उनका पर्सनल बेनिफिट होता है वो सब एक हो जाते हैं, यकजा हो जाते हैं, पर्सनल बेनिफिट के लिए पॉलिसीज़ भी बन जाती है। लेकिन जब ब्रॉडर लेवल पे कंट्री की बात आती है, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट फॉर द कंट्री, फॉर पाकिस्तान, तो वहाँ फिर जो है वो हमें हमेशा बैकफुट पर दिखाई देते हैं और फिर अपना मलबा किसी और का सर ढूंढते हैं कि उसके ऊपर गिराया जाए। लेकिन एक शॉकिंग न्यूज़ थी वो PIA के हवाले से कि जिस तरीके से अभी एविएशन फ्यूल की प्राइस में इजाफा किया गया, और जैसे अभी सब कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा 60-70% होता है, यहाँ पर 200% इजाफा हो जाता है, तो इससे PIA के जो ऑपरेशंस हैं वो मुतासर हो सकते हैं। और ये एक बड़ी जो है समझे कि पाकिस्तान के लिए एक नफ़ी बात होगी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो कि पाकिस्तान की पहचान है, और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कुछ अरसा कबल ही, कुछ माह कबल ही इसको बाय किया था इस सोच के साथ कि ये आगे बढ़ेगी। तो अगर गवर्नमेंट एंड FBR की पॉलिसीज़ वही जो टैक्सेस की भरमार है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सैलरी क्लास के ऊपर, आवाम के ऊपर, वो इसी तरह बरकरार रहती है, तो फिर हमारे यहाँ जो हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब है, हमारी मईशत डिस्टर्ब है, हमारी इंडस्ट्री, हमारी प्रोडक्शन डिस्टर्ब है, वो इसी तरह डिस्टर्ब रहेगी। सो ये वो फ्रूटफुल स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पर लेने हैं। इसी हवाले से आज हमने आरिफ हबीब साहब के साथ स्पेशल प्रोग्राम किया। आपका क्या फीडबैक है, आप क्या समझते हैं कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम बोल्ड वीकेंड स्पेशल विद ज़ुहैब मंशा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।